जिया की आंखों में आंसू देखकर अगस्त ने कहा, मैंने तुम्हें रुलाने के लिए इतनी मेहनत नहीं की। जिया ये सुनते ही हंसने लगी और उसने अगस्त से कहा, आपको पता है दादा दादी मुझे यहाँ क्यों लेकर आते थे? क्योंकि मैं हमेशा उनसे यही सवाल करती थी कि बाकी बच्चों के पापा आते हैं लेकिन मेरे पापा कभी नहीं आते, और हम कभी बाहर पिकनिक मनाने भी नहीं जाते। तभी दादा दादी ने मुझे यहाँ लाना ठीक समझा और हम हर सैटरडे को यहाँ आया करते थे। वैसे तो दादा दादी के घर से यहाँ की दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो दोनों मेरे लिए पंजाब रोडवेज की बस के धक्के खाते हुए मुझे यहाँ तक लेकर आते थे। उन दिनों बस काफी खचाखच भरी रहती थी और अक्सर दादाजी को बस में खड़े रहकर ही आना पड़ता था। उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तब मनोहर मामा ने ये जिम्मेदारी संभाली। हालांकि मनोहर मामा और मेरे बीच में ज्यादा एज डिफरेंस नहीं था, लेकिन फिर भी दादा दादी उन पर बहुत भरोसा करते थे। मैं आपको बता नहीं सकती आपने मेरी पुरानी यादों को ताज़ा करके मुझे कितनी खुशी दी है, लेकिन अब भी मेरे दिमाग में यही सवाल घूम रहा है कि आखिर आपको इस बारे में पता कैसे चला? अगस्त जिया का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, जिया, शिद्दत से अगर कोई चीज चाहो तो वो मिल ही जाती है। बस तुम भी यही समझ लो कि मैंने शिद्दत से चाहा था कि मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह पर ले जा पाऊं जहां तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, क्योंकि कल मैं देहरादून के लिए निकल जाऊंगा और उसके बाद काफी दिन तुमसे दूर रहूंगा। इसलिए जाते जाते मैं तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता था। कल रात भी तुम अपने दिल में किसी बात को दबाकर सो गई थी, और रही बात तुम्हारी पसंद का पता लगाने की, तो मैंने पहले माया को फोन किया। माया ने मुझे जो भी चीजें बताई वो हम सब पहले ही कर चुके थे। फिर उसके बाद मैंने तुम्हारी माँ से बात की, उन्होंने भी मुझे अच्छे सजेशंस दिए, लेकिन मैं घर पर रहकर आज का दिन सेलिब्रेट नहीं करना चाहता था। फिर मेरे पास एक ही चारा था और मैंने मनोहर को फोन किया। ये सुनते ही जिया के होश उड़ गए और कुछ देर सोचने के बाद जिया ने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मनोहर मामा ने आपकी मदद की। ऐसा क्या कहा आपने उनसे? अगस्त कहता है, कहना क्या था, बस मैंने मनोहर से साफ शब्दों में माफी मांग ली और तुम्हारी पसंद के बारे में जानने की कोशिश की। अच्छी बात यह थी कि मनोहर ने भी मुझसे उसी लहजे में बात की जैसे मैं उससे कर रहा था। शायद आदमी की जिंदगी में औरत आ जाती है तो वो समझ ही जाता है कि उसे क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने हैं। जिया अपनी आंखें छोटी करके अगस्त की तरफ देखती है और कहती है, इसका मतलब जब से मैं आपकी जिंदगी में आई हूं आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं? अगस्त कहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तभी जिया अगस्त की पीठ पर मुक्का मारती है और अगस्त खाने की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे फेवरेट पराठे ठंडे हो रहे हैं, इसलिए पहले उन पर कंसंट्रेट करो। जिया तुरंत अपना ध्यान अगस्त से हटाकर पराठे की तरफ करती है। दूसरी तरफ रोशनी पुलिस स्टेशन में अपनी मां से मिलने के लिए कांस्टेबल के साथ झगड़ा कर रही थी। तभी पुलिस कमिश्नर आता है और कांस्टेबल से रोशनी के साथ झगड़ा करने की वजह पूछता है। कांस्टेबल कहता है, सर, इन मैडम को अपनी मां से मिलना है और इन्हें मंगलवार शाम का टाइम मिला है, लेकिन ये अभी और इसी वक्त उनसे मिलना चाहती हैं। मैं बस इनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, सब कुछ कायदे कानून के अनुसार होता है, पर यह है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। कमिश्नर रोशनी की तरफ देखता है तो रोशनी अपनी आंखों में आंसू भरकर कमिश्नर को उम्मीद भरी नजरों से देखती है। कमिश्नर कहता है, बेटा, हम तुम्हारी परेशानी समझ रहे हैं, हम जानते हैं तुम्हें अपनी मां से मिलने की जल्दी है, लेकिन इस तरह कायदे कानून तोड़कर तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। रोशनी को पता था कि बिना ड्रामा किए उसकी ये डिमांड पूरी नहीं होने वाली, इसलिए वो तुरंत कमिश्नर के पैर पकड़ने लगी। उसने कहा, सर, मुझे घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है, इसलिए मुझे कल अपनी कंपनी के कहने पर बाहर जाना है और मैं 1 महीने तक वापस नहीं आऊंगी।
इसलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, प्लीज एक बार मुझे मेरी माँ से मिल लेने दीजिए। उसके बाद 1 महीने तक मैं आपको यहाँ पर शक्ल नहीं दिखाने वाली। बस एक बार अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको टिकट दिखा देती हूँ जो मुझे मेरी कंपनी से मिली है। इतना कहते ही रोशनी ने अपना फोन निकाला। तभी कमिश्नर कहता है, नहीं नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। कांस्टेबल, इन्हें 5 मिनट के लिए अपनी माँ से मिलने दो। रोशनी मुस्कुराती है और धन्यवाद कहते हुए कांस्टेबल के साथ अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही कांस्टेबल कला की तरफ इशारा करते हुए रोशनी को आगे जाने के लिए कहता है। कला रोशनी को देखकर गुस्से में कहती है, मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया और तुम लोग मुझे जेल से नहीं निकाल पा रहे हो? क्या अब तुम्हारे कॉन्टैक्ट इतने कमजोर पड़ गए हैं कि तुमसे एक वकील तक का जुगाड़ नहीं हो रहा है? अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम किसी के साथ चक्कर ही चला लेती। रोशनी कहती है, तुम बस नाम की माँ हो, माँ वाले काम तो तुमसे होते नहीं है, इसलिए मुझे चुपचाप बता दो कि तुमने तुम्हारे कमरे की अलमारी की चाबी कहाँ रखी है। कला कहती है, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही मुझसे मिलने तो नहीं आ रही होंगी। कल जब मुझे फोन आया था तभी मुझे पता चल गया था। वैसे क्या अब तुम मेरे गहने भी बेच डालोगी? वैसे भी तुम्हारी स्टाइल खत्म नहीं होती है। कितनी बार तुमसे कहा है, अगर तुम्हें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो किसी टिंडर वाले को पकड़ो। इस तरह बेकार उदय जैसे लोगों के पीछे पड़ी रहोगी तो कुछ नहीं होगा। वैसे है कहाँ वो मास्टर जी? एक बार भी उसने मिलने की कोशिश नहीं की कि वो मुझे यहाँ से बाहर निकाले। वैसे तो बड़ी रिस्पेक्ट दिखाता था। रोशनी कहती है, वो क्या है ना माँ, मुझे अपना रास्ता समेटना था, इसलिए मैंने आपकी रेपुटेशन उसकी नजर में खराब कर दी है। अब वो ना तो कभी आपकी इज्जत करने वाला है और ना ही आपको जेल से छुड़ाने आने वाला है। रही बात आपके अपने बेटे की, उसे तो आपने पहले ही इस्तेमाल कर लिया। अब इससे पहले कि आपके बॉयफ्रेंड यानी कि मेरे पापा को आपकी अलमारी की चाबी का पता चले, उससे पहले मुझे बता दो। वैसे भी एक ही रात में वो पागल हो गए और घर का सारा सामान एक एक करके बेचने में लगे हैं। कला कहती है, सामान बेचने की क्या जरूरत पड़ी? योगेश ने मुझसे कहा था कि जिया अगस्त से बात करेगी और अगस्त उसकी कंपनी खरीद लेगा। तभी मैंने उसे समझाया था कि हमारी कंपनी में बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन उसे लगा कि उसकी बेटी कुछ भी कहकर अगस्त के इतने बड़े बैंक बैलेंस से चंद पैसे तो निकाल ही लेगी। लगता है उसकी बेटी ने उसका साथ नहीं दिया। रोशनी कहती है, हाँ शायद, लेकिन आपको अपनी बेटी का साथ देना पड़ेगा, नहीं तो जेल से छूटने के बाद आपके पास कोई ठिकाना नहीं बचेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने रस्तोगी एंटरप्राइजेस ज्वाइन कर लिया और मैं कल अगस्त रस्तोगी की टीम के साथ देहरादून जा रही हूँ। अच्छी बात यह है कि वहां पर जिया नहीं रहेगी और ये प्रोजेक्ट लगभग आधे महीने तक चलेगा। कला कहती है, इसका मतलब तुम्हारे पास आधे महीने का टाइम है और तुम मेरे गहने बेचकर अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहती हो। रोशनी कहती है, इसलिए तुम मेरी माँ हो, तुम्हें इन सब चीजों में ना ज्यादा समझाना नहीं पड़ता। अब वो क्या है ना माँ, चाहे मन की सुंदरता कितनी गहरी क्यों ना हो, फिर भी कभी कभी तन की सुंदरता के सामने फीकी पड़ी जाती है। अब मैं जिया जैसा मन तो नहीं ला सकती, कम से कम अपना शरीर तो तराश ही सकती हूँ। और एक आदमी 15 से 20 दिन तक अपनी प्रेमिका से दूर रहे, उससे अच्छा मौका मुझे और क्या मिल सकता है। कला कहती है, मैं बस एक ही शर्त पर अपनी अलमारी की चाबी तुम्हें दे सकती हूँ, और वो शर्त ये है कि तुम्हें इस चालबाजी से जो कुछ भी मिलेगा उसमें मेरा आधा हिस्सा रहेगा। रोशनी कहती है, अगर तुम मेरी जुबान पर भरोसा कर सको तो मैं हाँ कहने के लिए तैयार हूँ। कला रोशनी की बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, इस बात में कोई शक नहीं है कि तुम मेरी बेटी हो। इतना कहने के बाद कला ने रोशनी को अलमारी की चाबी का पता बता दिया और रोशनी मुस्कुराते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर चली गई। दूसरी तरफ सुबह धीरे धीरे दिन में बदल गई और जिया अगस्त के साथ वापस शहर लौट आई। लेकिन अगस्त आज का दिन चार दीवारी के अंदर नहीं बिताना चाहता था। वो जिया को मूवी दिखाने ले गया। मूवी देखने के बाद दोनों शॉपिंग सेंटर में चले गए। शॉपिंग सेंटर पहुंचते ही अगस्त जिया से कहता है, जिया, आज तक मैंने जितने भी कपड़े तुम्हारे लिए खरीदे हैं, मैंने कभी तुमसे तुम्हारी पसंद नहीं पूछी।
आज तुम अपनी पसंद से मेरे लिए कपड़े खरीदो। जिया कहती है, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे पास पहले से इतने सारे कपड़े हैं और कपड़े खरीद कर मैं क्या करूंगी? अगस्त कहता है, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम जो मर्जी वो कर सकती हो। अगर तुम्हें ऑफिस जाने का मन हो तो तुम ऑफिस भी जा सकती हो, इसलिए बेझिझक होकर अपने लिए शॉपिंग करो। दूसरी बात, अगर तुमसे कहीं कोई भी रिपोर्टर टकराए तो उनके सवाल के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जिया कहती है, आप मुझे जितना कमजोर समझते हो मैं उतनी कमजोर नहीं हूं, इसलिए आप बेफिक्र होकर अपने काम में ध्यान लगा सकते हो। अगस्त के लाख कहने पर भी जिया ने अपने लिए एक वन पीस खरीदा और फिर दोनों 5 स्टार रेस्टोरेंट में लंच के लिए चले गए। लंच खत्म होते ही जिया ने अगस्त से कहा, अब बस हुआ, मैं डिनर बाहर नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पहले से ही डिनर का प्लान बनाया है और मैं अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाना चाहती हूँ। अगस्त कहता है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो चलो घर चलें। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आए और अगस्त ने जिया के लिए कार का दरवाजा खोला। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। दूसरी तरफ रोशनी भी अपने घर पहुंचकर कला की बताई हुई जगह पर अलमारी की चाबी ढूंढने लगी। इतने में योगेश अंदर आया और उसने रोशनी को चाबी दिखाते हुए कहा, क्या तुम ये ढूंढने की कोशिश कर रही हो? रोशनी योगेश के हाथ में चाबी देखकर हैरान हो गई और योगेश से पूछने लगी, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? योगेश कहता है, इतने सालों से तुम दोनों माँ बेटी के साथ रह रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? इतने दिनों से मैं कला की अलमारी की चाबियों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। आज जब तुम पुलिस स्टेशन में अपनी माँ से मिलने गई तब मैंने भी कुछ पैसे देकर एक कांस्टेबल को तुम्हारे आसपास खड़े रहने के लिए कहा। बस फिर क्या था, जब तक तुम वापस आई तब तक मैंने अपना काम पूरा कर लिया। अब मुझे इन चाबियों की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते ही योगेश ने चाबियों का गुच्छा रोशनी की तरफ उछाल दिया और खुद वहां से चला गया। ये देखकर रोशनी गुस्से से आग बबूला हो गई और पूरे कमरे का सामान यहाँ से वहां फेंकने लगी। तभी उसकी सांसें फूलने लगी थीं। ये देखकर रोशनी ने खुद को शांत करने की कोशिश की और टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाकर सारा पानी पी गई। दूसरी तरफ डिनर करने के बाद अगस्त और जिया एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बिस्तर पर लेट गए और दिन भर की थकावट के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्हें नींद आ गई। सुबह जब जिया उठी तब अगस्त पहले से ही निकलने के लिए तैयारी कर चुका था। उसने जिया के माथे पर किस किया और जिया की नींद खुलते ही जिया ने अगस्त से कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब तो आपके निकलने में ज्यादा समय नहीं है। अगस्त अपने घुटनों के बल बैठकर जिया से कहता है, जिया सोच लो, अगर तुम चाहो तो मैं अब भी रुक जाऊंगा। क्या जिया